मणिपुर के सिचुएशन को अगर अभी हम कंसिडर करें तो हम देख पाएंगे कि नियर फ्यूचर में कोई भी इशू हाल ही में रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ इनग्रेन्ड हैं। अब इसी पूरी परिस्थिति को हम समझें तो इवन गवर्नमेंट और अपोजिशन का अलग से चल रहा है, उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है। एंड इसी बीच अगर हम मई से लेकर अब तक यानी कि नवंबर तक के केसेस देखें तो करीब 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 17 से 18 एंड इवन इससे भी ज़्यादा घर जो हैं उनकी आगजनी हो चुकी है, जिसके चलते लोग जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन उठा रहे हैं। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम्स का जो रेट है वो भी वैली में बढ़ रहा है, जिसके चलते अफस्पा ऑलरेडी लागू कर दिया गया है वैली के कई सारे इलाकों में। लेकिन फिर भी जो लॉ सूट्स हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो बेसिकली एडवाइस कर रहे हैं कि सेंटर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर से लेने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जितनी भी सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आए। अब सेंटर इसमें पर्टिकुलरली क्या कर सकता है, इसी को लेकर आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जो कि बेसिकली मेंशन करता है यूजेज ऑफ आर्टिकल 356। आज के इस सेशन में मैं नंदिनी आपके साथ मिलकर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर डिकोड करने वाली हूं कि क्या मणिपुर को आर्टिकल 356 की जरूरत है या नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एज फ्यूचर ऑफिसर्स आप ये पूरा वीडियो देखें एंड अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो देश के लोग हैं उनका भी इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व होने के लिए। क्योंकि कई सारे भागों में देखा गया है जो कि हमारे देश के हैं कि वो लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को अपना मानते ही नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हमारी कंट्री का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एंड इसको सेफगार्ड करना एंड इस पर्टिकुलर जगह की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना उतनी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी कि नॉर्थ ईस्ट के रेसिडेंट्स की है। सो अब बिना किसी देरी के इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि क्या है आर्टिकल 356 और क्यों जरूरत है मणिपुर में इस पर्टिकुलर अनुच्छेद की, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। तो अब बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि हमारे पास इस सेशन में क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यूसीएससी है, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप का एग्जाम जो है वो आपके लिए फिर से लाइव होने जा रहा है, जिसमें 24 नवंबर को आपको 11 बजे और 5 बजे मौका मिलता है ये स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का एंड अप टू 90% स्कॉलरशिप जो है एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के साथ जीतने का। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं एक विश्वास वाले नाम के साथ, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़रूर अपीयर कीजिए एंड जितने भी मौके हैं जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं वो मौका यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल में मणिपुर के अनप्रेसिडेंटेड एथनिक वायलेंस के बारे में, क्योंकि अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं तो हम एक और चीज़ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिकोड कर पाएंगे जो कि रिलेट होती है आर्टिकल 355 से, जो कि सब्सिडियरी और सपोर्टिंग आर्टिकल है, जो बेसिकली आर्टिकल 356 में जो मेंशन चीज़ें हैं, जो बेसिकली एक्ट है उस पर गौर करते हुए बात करती है कि इवन जो स्टेट की ड्यूटीज़ हैं, जो सेंटर की ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। अगर इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात करें तो आर्टिकल 355 जो था वो पिछले साल लागू किया गया था, जिससे देखा गया था कि ये जितने भी वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो वैली में इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कंट्रोल में आए, जिसके चलते ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिस पर हम वार्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अब अगर इस एथनिक वायलेंस के बारे में समझें, जिसमें बेसिकली जो कुकीज़ हैं और जो मेतीज़ हैं वो एक बहुत लंबे टाइम से इन्वॉल्व हैं, तो हम बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट नुआंस में और प्रेजेंट स्टेटस को में ये देख पाएंगे कि मई 2023 से जो था वो वायलेंस दोबारा से इरप्ट हुआ, दोबारा से चालू हुआ। 250 से ज़्यादा डेथ जो है वो ऑलरेडी प्रोक्लेम कर दी गई हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि जो वायलेंट सिचुएशंस हैं वहाँ पर आगजनी जो हो रही है वो तो एक मेजर प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगर हम फायरिंग देखें, मोटर्स का पाया जाना देखें, तो उससे भी एक भयावह सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है उस पर्टिकुलर इलाके में, जिससे कि लोगों ने वहाँ से हटना जो है वो एक स्मार्टर ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़े स्केल पे जो है घरों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है और इवन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं और जो लोग हैं उनको भी मारा जा रहा है। तो हम डायरेक्टली देखें तो इस सिचुएशन में जो है वो सिविलियंस काफ़ी एक
बड़े लेवल पर इन्वॉल्व है, फिर चाहे उनको फोर्स करके ये जितने भी इंसर्जेंट एक्ट्स होते हैं, जितने भी ये टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें फोर्स करके पार्टिसिपेट तो करवाया ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका एक बहुत मेजर रेपरकशन है कि इन सब अटैक्स के चलते जब क्रॉस फायरिंग होती है तो जो मासूम लोग हैं, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जान जाती है, जिसकी वजह से हम देखें तो ये एथनिक वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रूप ओवर द टाइम लेता जा रहा है। फिर मणिपुर आखिर में यूनिक क्यों है? क्योंकि अगर हम सिचुएशन को कंसिडर करें तो नागालैंड, मिजोरम एंड इवन JNK, इन सारी जगहों में हम देख पाए थे कि वायलेंस एवरी नाउ एंड देन होता रहता है। लेकिन मणिपुर इतना खास क्यों है, इतना अलग क्यों है, इसको जानते हैं। तो बेसिकली मणिपुर जो है वो JNK, मिजोरम और नागालैंड में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अलग है, उनसे इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि जो सिविलियंस हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं मणिपुर के, अपनी विश से या अपनी विश के अगेंस्ट। हम देखेंगे कि जितने भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सिविलियंस का है, एंड उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली ब्रेन वॉशिंग के वाया, अपनी जो एक तरीके से नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी होती है उसके वाया एंड अदर मेथड्स के वाया उनको ज्वाइन कराया जाता है और उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके चलते अगर हम नोटिस करें तो जो टसल है, जो लड़ाई है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि अब लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित करने में अभी इस टाइम पर बिजी हैं। जैसा कि केस जो था वो नहीं देखा गया था जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में और नागालैंड में, और हेंस ये एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जो कि यूनिक आइडेंटिटी देता है मणिपुर को अगर हम कंसिडर करें तो। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इम्पैक्ट जो है इस पूरी सिचुएशन का लॉ, ऑर्डर और गवर्नेंस पे, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा हम बोलेंगे कि यूनिक बनाता है, क्योंकि अदर जगहों पर हम देखें तो कोई ना कोई जो है वो प्रोटेक्शन का मेजर लिया गया है, एक ना रिटालिएशन भी देखें हम या कोई एक्शन भी देखें, कुछ ना कुछ हो रहा होता है अगर इन तीन जो ये हमारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको कंसिडर करें तो। लेकिन मणिपुर के केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, कोई भी अपने सर पे बुराई नहीं लेना चाह रहा है, जिसके चलते एक बहुत ही सीवियर तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फ्रेमवर्क है वो फेल होता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 356 है वो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आर्टिकल 356 के बारे में कि एक्चुअल में ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली है क्या। अब आर्टिकल 356 को अगर हम कंसिडर करें तो ये बेसिकली जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारी स्टेट की इमरजेंसी से। अब इस आर्टिकल में बेसिकली क्या क्या कहा गया है, तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो सेंटर है उसकी बेसिकली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके चलते सेंटर को प्रोटेक्ट करना होगा स्टेट को। एंड अगर स्टेट में कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके वाया ये देखा जाए कि कोई भी प्रकार का हम बोले तो वायलेंस क्रिएट हो रहा है या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो सेंटर को इसमें बीच में इंटरवीन करना होगा। जो दूसरी चीज़ है वो ये है, कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन अगर स्टेट के ऊपर देखने को मिलता है तो अगेन ये जो सेंटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को बचाए। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जब भी ऐसा कुछ नोट में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, तो उस परिस्थिति में भी बेसिकली आर्टिकल 356 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। अब आर्टिकल 356 एक्चुअल में इन्वोक कौन करता है? अगर हम आर्टिकल 356 के इन्वोकेशन की बात करें तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 356 को इन्वोक करता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डायरेक्ट जो से है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे बेसिकली इन्वोक कर सकता है आर्टिकल 356। अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद में रखें तो बेसिकली इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो वैलिडिटी होती है वो अनलाइक नेशनल इमरजेंसी 2 मंथ्स की होती है अगर हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। तो इसके साथ साथ जो हम देखें कि इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमको सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी अब हमें किसकी लगेगी? सिंपल मेजॉरिटी हमें लगेगी यहाँ पे वेरी इजी टू आंसर। सिंपल मेजॉरिटी हमें लगेगी यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा की, और इससे बेसिक जो एक्सटेंशन है जो इस 2 महीने के पीरियड में प्रोवाइड हो सकती है वो होती है हमें 6 मंथ्स की। एंड जो मैक्सिमम टाइम है जिस पे आर्टिकल 356 बेसिकली अप्लाई हो सकता है वो है हमारा 3 इयर्स का। लेकिन इसमें कैच ये है कि इन 3 इयर्स में हर 6 मंथ्स में बेसिकली ये जो चेक है वो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर 6 महीने
महीने में सिंपल मेजॉरिटी से ये जो रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए, तभी 3 साल तक बेसिकली ये जो आर्टिकल है वो फंक्शनिंग रह सकता है जहां पर भी अप्लाई किया जाता है वहां। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि है कि अनलाइक नेशनल इमरजेंसी जहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंटैक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो सस्पेंडेड रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि जो एक्शंस हैं वो कैरी आउट होते हैं चीफ सेक्रेटरी के कहने पे। चीफ सेक्रेटरी जो है वो बेसिकली किसको बोलता है, चीफ सेक्रेटरी जाके डायरेक्ट करता है गवर्नर को, जो उस जगह का गवर्नर है उसको, एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पॉइंट आउट करना और जो एक्ट आउट करना इम्पॉर्टेंट है उन पे काम किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 356 से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम मणिपुर की जो सिचुएशन है उसको कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ऑलरेडी फॉल आउट कर रही है, जिसके चलते आर्टिकल 356 अगर हम इन्वोक करते हैं तो जो सिचुएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ सकती है। क्योंकि राइट नाउ अगर हम वहाँ की सिचुएशन देखें तो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है उनकी भी एक अलग ही लड़ाई चल रही है, उनका भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अलग वे ऑफ फंक्शनिंग है, एंड हेंस काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट एज सच हो रही हैं। तो यही था इस पूरे एम्बिट ऑफ डिस्कशन के बारे में अगर हम देखें तो। इसीलिए आपका जो ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 356 क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो वहाँ पे सिचुएशंस हैं वो क्या है, एंड अगर थोड़ा और डेप्थ में देखें तो सिर्फ आगजनी पे या हीनियस क्राइम्स पे ये जो पूरी कथा है वो रुकती नहीं है। जो व्यथा है मणिपुर की वो दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो लिया जाए। यहाँ पे बेसिकली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल 356 बेयर एक्ट से, तो जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो वो बेसिकली इस स्लाइड को रेफर कर सकता है, देख सकता है कि ये जो पूरा आर्टिकल है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ऑलरेडी आपको मैं एक बार समझा भी चुकी हूँ, बट देन अगर आपको लिटरेचर चाहिए हो तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं इफ़ आपके पास बेयर एक्ट का जो है वो पब्लिश्ड कॉपी नहीं है तो। अब मेरे पास भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एंड आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो नेसेसरी क्यों है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात करें, अगर हम प्रेजेंट नुआंस में हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्या रोल है, जो मशीनरी है वो कैसे ब्रेकआउट कर रही है, तो हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, जिसके चलते जो प्रेसिडेंट रूल है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रिस्टोर हो सके। दूसरा पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो जो ऑनगोइंग वायलेंस है डिस्पाइट द मेजर्स जो लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव द्वारा, लेजिस्लेचर द्वारा, और उन पर निगरानी रखी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो हम देख सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल आता है तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो रेगुलेटरी मेजर्स में चली जाएंगी सेंटर के पास। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जो डिसिसिव इंटरवेंशन है वो नहीं देखने को मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि जो लोग हैं वो सेंसिटिव इशू पे, इस मुद्दे पे जो है बात करने का एक चांस नहीं लेना चाहते, जिसके चलते अगर हम देखें कि सेंटर डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग करता है यहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है वो थोड़ा फास्टर पेस पे रीच किया जा सकता है। चौथा पॉइंट अगर देखें हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑलरेडी फेल हो रही है, तो इसको भी बचाया जा सकता है। फिर जो लॉलेसनेस और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन फिलहाल चल रहा है, जिसमें कि किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है अपने घरों से बाहर निकलने के लिए और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं इवन स्टेट भी नहीं कर सकती, जो कि ह्यूमन राइट्स को डायरेक्टली वायलेट करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में भी देखें अगर, तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो एक बहुत बड़ा नेसेसरी स्टेप है जो लेना चाहिए इस टाइम पे सेंटर को। फिर आता है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं आर्टिकल 356 के, वो हमने देखा है कि ऐसी क्राइसिस में पहले हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए हैं, जिसके चलते हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इवन आर्टिकल 356 जो है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाभार्थी प्रूफ हो सकता है। तो
यही था, ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन था। इससे रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आ सकता है आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, आपके मेंस के पेपर में। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप लोगों के लिए मैं पढ़ देती हूँ, जो कि है कि जो ऑनगोइंग क्राइसिस है मणिपुर की, जो हाईलाइट करती है चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म एंड गवर्नेंस इन इंडिया, उसको आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जैसे कि आर्टिकल 355 और 356 इन एड्रेसिंग सच क्राइसिस एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू बैलेंस स्टेट ऑटोनॉमी विथ नेशनल इंटेग्रिटी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर आप आर्टिकल 355 और 356 को साथ में पढ़े तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस भी देखने को मिलेंगे जहां पर बेसिकली बात की गई है कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने इन आर्टिकल्स का गलत फ़ायदा भी उठाया है। इसीलिए जब भी आप ये आंसर लिखेंगे आपको एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। और एक जो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस में काफ़ी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इवन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मैंने आपको हिंट दे दी है, जाके इस पर्टिकुलर आर्टिकल को विजिट करें एंड इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ज़रूर से लें। क्योंकि हम देखेंगे कि मई 2023 से बेसिकली ये जो इंसर्जेंट एक्ट्स है, ये जो प्रॉब्लम है, एथनिक वायलेंस है, वो बढ़ता ही जा रहा है एंड हेंस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आई रियली होप कि आपको ये जो सेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इसकी ज़रूरत समझ में आई हो। और अगर ऐसा था तो प्लीज़ एक थम्स अप को ड्रॉप कर दें और अपने साथियों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कमेंट्स जो है वो पढ़ती हूँ फॉर श्योर एंड इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट करें हमारे चैनल पर। एंड अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।